जो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग केमिस्ट्री का मैटर अराउंड अस पढ़ रहे हैं। उसका ये जो कल हम लोगों ने पिछले दिन जो है कुछ काम शुरू किया था ये उसका अगला पार्ट है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर. There are three states of matter, and why they are in three states, what are its different states, we can see. Now we will study about that. हम लोग उसके बारे में जानेंगे कि स्टेट्स कितनी होती हैं। मेनली 3 स्टेट्स होती हैं, ये जान लीजिए आप। और उसके अंदर क्यों 3 स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स बनती कैसे हैं, वगैरह वगैरह तमाम तरह के सवाल इसमें कवर अप होंगे इंशाल्लाह। These states of matter arise due to the variation in the first character. First of all, first question क्या है? अपने पास कहीं नोट भी कर लीजिए, आपको तैयारी में आसानी मिलेगी। जब आप नोट करते हैं, मैं भी नोट करता हूँ साथ में। मैं इसलिए नोट करता हूँ ताकि याद भी रहे हमें कि हमने क्या पढ़ा था, और नोट्स बनते चले जाएं। यू नो, किसी के भी लिखे नोट्स आपके काम के नहीं है, आपके अपने लिखे नोट्स आपके काम के होते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा था ना, व्हाई, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई मैटर इज अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, या व्हाई देयर आर मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, मोर देन वन स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाई दे आर इन 3 states of matter. Okay, why matter is in 3 states. You know, 3 के अलावा 4 states होती हैं मैटर की। एक स्टेट होती है प्लाज्मा, उसके बारे में आप हायर क्लासेस में जानेंगे। तो अभी आप ये मान के चलिए कि 3 स्टेट्स हैं। हमने क्वेश्चन क्या बनाया, व्हाई मैटर इज इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो इसका जवाब क्या है, these states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. These states arise, क्यों ये states पैदा हुई, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स जो थी पार्टिकल्स की, मैटर के पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या खूबियां अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से अलग अलग स्टेट्स मैटर की अवेलेबल हैं। ठीक है, पार्टिकल्स हैव different variation in features, you can say. अब देखिए ये क्या मतलब हुआ। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail. अब हम लोग ये पढ़ना यहाँ पर ये स्टार्ट कर रहे हैं कि वो स्टेट, आपके सामने 2 स्टेट तो खुली हुई वैसे भी, सॉलिड और लिक्विड, और गैसियस स्टेट इसके आगे है 1.9। हम लोग एक्टिविटी को के ऊपर गौर करते हैं, सोचते हैं, इमेजिन करिए। कलेक्ट कीजिए अपने आसपास की चीजें, अ पेन, अ बुक, अ नीडल यू नो, सुई, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, एक छड़ी लकड़ी की। इसके स्केच बनाइए इन ऑब्जेक्ट्स का अपनी नोटबुक में। जैसे पेन रखिए, पेन के चारों तरफ आउटलाइन बनाइए, छड़ी का आउटलाइन बनाइए, सुई का बनाइए। ठीक है, इन मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैट। ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं जब आपने स्केच बनाया? स्केच आप क्यों बना पाए? देयर इज क्वेश्चन ये है कि आप उसको, जैसे आपसे कहा जाए कि पेंसिल बॉक्स का स्केच बनाइए, स्केच में यानी उसके चारों तरफ आउटलाइन बनाइए, तो आप बड़े आराम से बना देंगे। पेंसिल बॉक्स रखेंगे, उसके चारों तरफ पेंसिल घुमा देंगे, ऐसा होगा नहीं होगा? ऐसे ही होगा ना। तो इतनी आसानी से आप उसका स्केच तैयार कर लेते हैं। क्यों क्यों कर पाते हैं? बिकॉज they have definite shape, distinct boundaries and a fixed volume. 3 things are there. ठीक है, 3 things may be there. क्या क्या? Definite shape, शेप डेफिनेट है तभी तो आप उसका स्केच बना पाते हैं। ठीक है जी सर। तो इसमें डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, उनकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं, और फिक्स्ड वॉल्यूम है उनका। वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, कितना लंबा चौड़ा ऊंचा है वो सब दिख रहा है ना। अब चलिए इसमें अगला क्वेश्चन का सवाल पैदा हो। आपको ये समझ में आ गया कि सॉलिड होने के लिए क्या शर्त है? जी किसी सर। चीज के सॉलिड होने की शर्त है कि उसमें डेफिनेट शेप हो,
डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हो और वॉल्यूम फिक्स्ड हो। ठीक है। जी सर। जी सर। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? तीन चीजें, अगर क्या होगा अगर उन पर आप हथौड़ी चलाएं, खींचें या गिराएं। ठीक है। तो जब उस पे हथौड़ी चलाएंगे सॉलिड पे तो क्या होगा? फैलेगा, डी शेप हो जाएगा, फैल जाएगा। खींचने पर कुछ होगा? नो सर। और ड्रॉप करेंगे ऊपर से नीचे तो उस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। अगर बहुत से बहुत अगर फर्क पड़ा भी तो थोड़ा सा डेंट आ जाएगा और क्या होगा, और उससे अलावा कुछ नहीं होगा, है ना। जी सर। जी सर। अब ये देखिए, आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? जैसे पेंसिल है या जो भी आपने लिया हुआ है, पेन, पेंसिल, बुक, ये सब क्या आपस में मिक्स्ड हो पाएंगी? आपको लगता है नो डिफ्यूज हो सर। पाएंगी? दे नो कैन सर। नॉट बी डिफ्यूज्ड। ओके, समझ में आ गई। ट्राई कंप्रेसिंग जी देम। सर। अब आप कंप्रेस करिए, उसको दबाने की कोशिश करिए, पेंसिल को दबाने की कोशिश करिए, या पेन हाथ में लिए उसको दबाइए, दब पाएगा? सर पेन नहीं जरा, दबेगा। ना पेन ठीक पेंसिल है। कुछ भी नहीं दबेगा जो यानी सॉलिड कि है। यानी कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। डिफ्यूजिबिलिटी जी। नहीं होती है। दो चीजें टर्म समझते चले जाइए। शेप डेफिनिट होता है ना। हैमर्ड जी। किया जा सकता है, हैमर करेंगे तो शीट में कन्वर्ट होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम इस तरह का है, तो कुछ ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग force. Are you able to compress them? No. All the above, all the above are examples of solids. We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. Three things are there: definite shape, distinct boundaries, and fixed volume. Volume fix है, boundaries definite हैं, और definite shape है। इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर negligible कंप्रेसिबिलिटी है, उनको आप दबा नहीं सकते। ठीक है। Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outward force. आउटसाइड फोर्स कोई लगा तो सॉलिड के अंदर ये आदत होती है कि वो अपना शेप बरकरार रखने की पूरी कोशिश करता है और बरकरार रख पाता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स, ताकत लगाएंगे तो वो टूट जाएगा लेकिन अपना शेप नहीं चेंज करता। सो दे आर रिजिड, सो दे आर रिजिड। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग नाउ। हमें और चीजें थोड़ा समझना है तो उसको जाने। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर तो कह रहे थे कि सॉलिड जो है, सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता है। रबर बैंड के बारे में क्या कहेंगे? ये अपना शेप तो चेंज कर लेता है, ये सॉलिड है या नहीं? अगर सॉलिड नहीं तो रबर बैंड आपके पास होता है, आप बताइए रबर बैंड आपको सॉलिड दिखता है कि लिक्विड दिखता है? सर सॉलिड नहीं होता, उसे जिधर भी खींचो उधर फैल जाता है फिर। नहीं सर सॉलिड है वो अपने है ना, ये अपने कंफ्यूज छोड़ो तो करता है वही ना। अपने। हाँ, ये कंफ्यूज करता है ना। अब इसके बारे में आप क्या जी कहेंगे? सर। शुगर एंड सर सॉल्ट, रबर शुगर एंड सॉल्ट। अब देखिए है अगला वरना क्वेश्चन फिर छोड़। है। हाँ, अब देखिए वो उन सवालों का जवाब अभी मिलेगा हमें। हम शुगर और साल्ट के बारे में क्या कहेंगे? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड? अब जाइए, जैसे आपने शक्कर को भरा एक डिब्बे में और जब डिब्बे के बाहर से देखिए तो वो तो जार की तरह दिखती है, शक्कर या नमक दोनों ही। अब शक्कर और नमक को आप क्या कहेंगे? गैस है वो? बताइए, शक्कर और नमक जो है क्या वो गैस है? जोया तुम बताओ, वो क्या चीज है? सर सॉलिड है? सर हम्म, तो सब सॉलिड है। सॉलिड है। सॉलिड अभी अभी हाँ, पानी अभी में अभी डालो डिस्कशन। किसी भी। हाँ, नहीं, पानी सर में ना पानी भी में डालिए डालियो। आप, पानी में ना भी डालिए। नमक को जब डिब्बे में रखते हैं तो नमक जो है पूरे डिब्बे को भर लेता है, उसी की शेप की तरह हो जाता है, अपना शेप तो नहीं रखता।
अभी अभी ये पहले बताया गया कि भाई सॉलिड्स का शेप डेफिनेट होता है, लेकिन यहाँ ये क्या बात हुई, यहाँ तो शेप चेंज हो गया। क्या ये सॉलिड है? चलिए अब तीसरी बात करते हैं स्पॉन्ज के बारे में। सर ने कहा था कि सॉलिड्स को दबाया नहीं जा सकता, स्पॉन्ज को तो जितना चाहे उतना दबाएं। क्या ये सॉलिड है? अगर ये सॉलिड नहीं है तो क्या ये लिक्विड है? लिक्विड तो बिल्कुल नहीं है, जी और सर। एयर भी नहीं, क्योंकि वो हमें दिखाई भी दे रहा है, छू भी पा रहे हैं उनसे, तो एयर तो है नहीं। ठीक है। हाँ, सर ये अब इसका सॉलिड है। क्या मन, ये सब के सब सॉलिड है। रबर बैंड भी सॉलिड है, शुगर एंड सॉल्ट भी सॉलिड है, और स्पॉन्ज भी सॉलिड है। क्यों? जब आप रबर बैंड का शेप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या लगाते हैं? अपनी ताकत लगाते हैं ना, और जैसे ही वो ताकत को खत्म करते हैं रबर बैंड वापस अपनी शेप में आ जाता है ना। तो क्या होता है, सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन रखते हैं, यहां पर ये बताया गया था। ठीक है, यानी जिस शेप में रबर बैंड होता है उसी शेप में वापस आता है। ठीक है। दूसरी बात, चलिए शुगर जी एंड साल्ट की करें, इसके बारे में क्या बता रहे हैं। जैसे ही आपने फोर्स रिमूव किया वापस अपनी असली शक्ल में आ जाता है। अगर ज्यादा ही ताकत लगाएंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा। लेकिन टूट सकते हैं, लेकिन अपना शेप नहीं चेंज करते। शेप चेंज करेंगे भी ताकत लगाने में तो वापस अपनी जगह पे। ठीक है। जी द सर। शेप ऑफ, अब जैसे आपने कहा कि नमक हमने भरा डिब्बे के अंदर, तो नमक का या शक्कर का एक जो टुकड़ा है वो अपना शेप तो नहीं बदलता। एक टुकड़ा शक्कर उठाइए या नमक का एक जर्रा उठाइए, गोल गोल होता है नमक का तो क्रिस्टल, ये ठीक है, और शुगर तो चौकोर होता है। तो अब आप ये जी देखिए कि दोनों ही अपना इंडिविजुअल यानी ईच जो उसका पार्टिकल है वो वैसे का वैसा ही है, चाहे प्लेट में रखिए, जार में रखिए, चाहे कहीं रखिए। ठीक है। तो यानी कि सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, तो डोंट गेट कंफ्यूज विद सच क्वेश्चंस। अ स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज के बारे में बात करें उसमें तो बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप होती है। जब हम दबाते हैं तो क्या होता है, एयर बाहर निकल जाती है और हम उसको दबा पाते हैं। अगर उसमें एयर ना होती और माइन्यूट होल्स ना होते, एयर ना होती, तो क्या हम उसको कोई कितना भी पहलवान होता उसको दबा नहीं पाता, है ना? दबा सकता था? जी सर। नो। तो अब आपने सॉलिड्स के बारे में क्या क्या पढ़ा, लेट मी रिमाइंड यू। सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप, डेफिनिट वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ठीक है। they have negligible compressibility. Now they have tendency to retain their shape. Okay, under influence, if we can influence of force, if there is possible, shape may be changed, but after removal of the force they regain their shape. Okay, now we are talking about, सबको अच्छे से समझ में आ गया सॉलिड्स क्या होते हैं, सॉलिड्स की खूबियां। किसी को कोई बात पूछनी हो तो मैं वेट कर रहा हूं। एनीबडी, किसी को कुछ जानना है इसके बारे में? और अहमद, नो सर। सबको इतिहास में नाम दर्ज करवाना कि मैं नाम ले लेके बुलाऊं? नो सर। चलिए ठीक है। हाँ, 10 साल बाद भी अगर ये यूट्यूब पे या मेरे आईडी पे मौजूद रहेगा तो लोग कहेंगे हाँ सर के इतने इतने स्टूडेंट्स थे, फला फला। चलिए, उनको केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी। Now, liquid state. We are talking about the second state of matter, that is liquid state. Whatever is not solid, that may be liquid or gas. जो भी चीज सॉलिड नहीं है वो क्या हो सकती है? लिक्विड हो सकती है या गैस हो सकती है। क्यों? सर और भी लिक्विड कुछ हो या सकता फिर नहीं सर। हाँ, एक चीज और भी हो सकती है। क्या? प्लाज्मा।
ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के बारे में तो सबने सुना होगा, सुना है ना? अरे आपने जेली देखी है? जेली, जी सर। जेली बेली वाली टॉफी ला के देखिएगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल जी है? वो सर। सॉलिड है कि लिक्विड है? आपको क्या लगता है वो क्या है? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है, क्या होता है? उसका शेप है। अब वो तो शेप उसको दबाएंगे तो अपना शेप रिगेन नहीं करेगा। ठीक है, और लिक्विड की तरह फ्लो नहीं कर पाता है, ये भी हैरानी की बात है, लिक्विड की तरह मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। तो इस तरह की चीजों को प्लाज्मा कहते हैं, जो ना लिक्विड है ना सॉलिड है। ठीक है, लेकिन आप स्पॉन्ज को प्लाज्मा ना कहिए, स्पॉन्ज अलग चीज है। स्पॉन्ज अपना शेप वापस गेन कर लेता है, ठीक है, लेकिन प्लाज्मा जो होती है वो नहीं गेन कर पाती है। ठीक है, उसमें खूबियां दोनों की होती है। जैसे आपने देखिए, मेटल होता है और नॉन मेटल होते हैं, दो चीजें होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेटल की भी खूबी होती है, नॉन मेटल की भी होती है, मेटलॉइड्स कहलाती है। इसी तरह आप ये समझिए प्लाज्मा। सॉलिड है। कौन? आप जेली बेली खा के देखिएगा, पता चल जाएगा सॉलिड है कि लिक्विड क्या है। ये पहेली है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट की। ठीक है, फॉलोइंग चीजें कलेक्ट कीजिए। क्या क्या आपको कलेक्ट करने को बताया इन्होंने? काम बहुत बताते हैं एक्टिविटी में, क्यों? इतने काम बता देते हैं कि आपको सोचना पड़ता है। क्या क्या इकट्ठा करें? पानी, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें तो आप इकट्ठा कर ही सकते हैं। क्यों? जुल्करनैन, क्या एक मुट्ठी दूध मिलेगा तुम्हारे यहाँ? जुल्करनैन, अहमद, तुम्हारे यहाँ एक मुट्ठी पानी मिलेगा? जी सर। सर मुट्ठी के तो गिर जाएगा। ठीक है, किसी के घर पे भी एक मुट्ठी पानी नहीं मिल सकता, आप चाहे जितने बड़े अमीर आदमी हो। एक मुट्ठी सरसों का तेल नहीं दे सकते, किसी को दे पाएंगे? तो सर अहमद उबैदुल्ला, तुम्हारे यहाँ मिल जाएगा? ना सर। ऐसा क्या हो गया कि एक मुट्ठी तेल या एक मुट्ठी पानी या एक मुट्ठी आप दूध नहीं दे सकते? सर क्योंकि वो गिर जाएगा, रुकेगा ही नहीं। क्योंकि वो बहता है, क्योंकि वो रुका नहीं रहता बल्कि बहता है, चल देता है। जब आप उसको किसी को देने चलेंगे तो वो चल देगा। सॉलिड को जब किसी को देने चलेंगे तो क्या करेगा? विरोध करेगा, नहीं उठाओ, हमें ताकत लगा के उठाओ। लिक्विड क्या करेगा? चल देगा, है ना? तो आप ये कोशिश मत करिएगा, घर पे मम्मी मारेंगी बहुत होंगी, कि एक मुट्ठी दूध निकालने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आई बात? क्या मतलब है? वो हर वो चीज जो बह सकती है वो क्या हो सकती है? लिक्विड हो सकती है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, अब आपसे कहा जाए एक गिलास लोहा दे दीजिए, तो कोई दे पाएगा? जी सर। क्या? एक ग्लास लोहा, नो सर। मगर एक ग्लास शक्कर तो दी जा सर सकती है। ग्लास में लोहा कैसे आएगा? आ क्यों नहीं सकता है? लोहे की एक कील डाल दीजिए उसके सर अंदर, ग्लास के ग्लास अंदर आ यहाँ जाएगी। सर। अरे लोहे की जी सर, कील मिल एक जाएगा। ग्लास के अंदर रख के दे दीजिए। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि ग्लास भर के लोहा दे दीजिए, तो ग्लास भरेगा नहीं, लोहे में कुछ ना कुछ जगह खाली रह जाएगी। आप अगर किसी को एक कप आटा दे, एक कटोरा आटा देते हैं, तो क्या पूरा उसको भर पाते हैं पूरी तरह?
हवा मौजूद रहती है उसके अंदर, उनके जर्रों के बीच में। ठीक है, आप देखिए अगर एक कटोरा आटा किसी को दें और एक कटोरा पानी दें, तो आप बताइए कौन सी चीज दोनों में ज्यादा भारी होगी? सर सर पानी। जिसमें पानी। पानी ज्यादा भारी होगा, क्यों? पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एयर नहीं होगा। पानी की जो एयर नहीं होगा, ठीक है। और आटे के मॉलिक्यूल्स कितना भी आप अच्छे से भरें, एयर जरूर रहती है वहां पे, ठीक है। क्योंकि जब पानी घोलते हैं, पानी आटे में पानी डालिए तो देखिए बुलबुले उठते हैं ना हवा के, कभी देखा, गौर किया? आटे में पानी मिलाइए गूंदने के लिए, गूंधा है किसी दिन किसी ने? पहले तो ये बताओ। नहीं गूंधा है तो गूंधा ऐसे तो जब आज आटा गूंधिएगा जी तो फिर सर। ये बात अहमद उबैदुल्ला नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि इनको मौका नहीं मिलेगा। क्यों? जी सर। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि लड़के आटा क्यों नहीं गूंध सकते। मुझे लगता है उनकी अकल कम होती है इसलिए। आटा गूंदना जरूर आना चाहिए, नहीं तो भूखे मरने के आदमी नौबत पे पहुंच सकता है। मान ली किस, है ना? तो ये काम तो जरूर आना चाहिए। तो हम लोग ये बात कर रहे थे, हैं? भाई मान लीजिए अकेले कहीं रहे तो फिर कैसे गुजारा होगा? मान लिया आपके पास पैसे हैं, आप आटा खरीद के ले आएंगे। मान लिया होटल नहीं है तो रोटी कहाँ से मिलेगी? तो आटा गूंदना सबको आना चाहिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात अलग है कि इसकी अम्मी इसको ये काम नहीं करने देंगी। वो ये नहीं चाहती हैं कि जो जो काम आदमी जो है सेल्फ डिपेंड इतना ज्यादा हो जाए। क्यों? चलिए, ये भी एक पॉलिटिक्स है। खैर छोड़िए उस बात को। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो भी चीजें बह सकती हैं, बहती इसलिए हैं उनके बीच में एयर नहीं होती है और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। चलिए अभी हम ये बात करते हैं, कंटेनर्स डिफरेंट शेप्स के ले लिए, 50 ml मार्क लगा दीजिए कंटेनर्स पे मेजरिंग सिलेंडर में। हाँ, मतलब आप जो है एक चौड़ा डिब्बा ले लिए, एक ग्लास ले लीजिए, एक पतली छोटी शीशी ले लीजिए, सब पे 50 ml का एक अंदाजा लगा लें कि 50 ml इसके अंदर हमें चीज रखनी है। अब देखिए पानी को आपने 50 ml किस में रखा? चाय के बड़े वाले कप में। बड़े वाले से मेरा मतलब ये नहीं कि जिन विन चाय पीते हैं, मतलब इंसान भी बड़े बड़े कप में चाय पीते हैं, मैं भी पीता हूँ। पता नहीं आप लोग छोटे कप में पीते हैं कि बड़े, तो बड़े कप में रखिए 50 ml पानी, और उसी पानी को, उस पानी का शेप कैसा हो जाएगा? अलग होगा। प्लेट में रख दिए उतना ही पानी, उसका शेप कैसा होगा? बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, ग्लास में रखेंगे तो अलग होगा। ठीक है, एक चम्मच में अगर लेंगे 50 ml पानी, बड़े वाले चम्मच में, तो अलग होगा। ठीक है, क्या क्या चीजें में समझ में आ रही हैं कि पानी उतना ही है लेकिन वो अपना शेप बदलता चला जा रहा है ना? उतना ही पानी अपना शेप बार बार बदल रहा है। किस तरह का होता चला जा रहा है? जिस भी बर्तन में हम रख रहे हैं वो उसी के जैसा होता चला जा रहा है ना? कभी ये ट्राई किया है? अरे आप देखिए ना, अरे पानी से तो वाबस्तगी कम है लोगों को, आजकल पेप्सी की और कोल्ड ड्रिंक की ज्यादा पहचान है। आप 200 ml 50 ml पेप्सी तो मिलेगी नहीं, 200 ml वाली पेप्सी लेके आइए, उसको ग्लास में पलटिए, क्या बॉटल और ग्लास का शेप में आपको देख उतनी पूरी पेप्सी अगर पलटेंगे 200 ml ग्लास में, उसका शेप क्या बॉटल की तरह होगा?
उसका शेप ग्लास के शेप की तरह होगा। ठीक है, ये अलग बात है कि उसके अंदर तमाम तरह के बुलबुले उठेंगे और फेज होगा, सभी कुछ होगा, है ना। तो ये अलग चीज है, लेकिन शेप उसी कंटेनर, यानी लिक्विड्स कौन सा शेप ले लेते हैं, उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम यानी 200 ml पेप्सी की बोतल को अगर आप भगोने में रख दें, कटोरे में रख दें, प्लेट में रख दें, ग्लास में रख दें, तो उन्हीं का शेप वो हासिल कर लेगा, लेकिन रहेगा कितना, 200 का 200 ही रहेगा। इससे हमें क्या पता चला, लिक्विड्स के पास वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप नहीं होता, है ना। बड़ी आसानी से आपने ये समझ लिया। 50 ग्राम लोहे की कील लीजिए, उसको आप ग्लास में रखिए, टब में रखिए, प्लेट में रखिए, अलग अलग जगह रखिए, क्या उसका शेप में कोई बदलाव आ रहा है, नहीं। शक्कर के 2 दाने लीजिए, उनको चम्मच में रखिए, प्लेट में रखिए, अलग अलग जगह रखिए, वो भी अपने शेप में कोई बदलाव नहीं कर पाते। लिक्विड की खूबी होती है कि वो अपना डेफिनेट शेप नहीं होने की वजह से तकरीबन हर जगह फिट हो जाता है ना। यानी लिक्विड स्टेट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वॉल्यूम होगा बट शेप नहीं होगा। ठीक है, ओके। और बाउंड्रीज उसकी कहां पे बनेंगी, जो जो कंटेनर की बाउंड्री है वो उसकी बाउंड्री होगी। ठीक है, और एक चीज आपको एड ऑन बता दूं, लिक्विड 3 डायरेक्शन में, यानी एक तो अपने चारों तरफ मतलब गोल घेरे में, और नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करता है जिस भी कंटेनर में होता है। ठीक है, सॉलिड सिर्फ नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर पाता है, तभी उसे उठाने में तकलीफ होती है। ठीक है, अब इसके बाद मिस्टर गैस की बात करेंगे। चलिए, ऐसा क्या होगा अगर हम दूध को फर्श पे गिरा दें, आपको क्या लगता है क्या होगा, दूध को या तेल को अगर फर्श पे गिराएंगे या पानी को भी गिराएंगे। सर वो फैल जाएगा। अरे सबसे कॉमन बात है, पिटाई होगी। क्यों गिराया, है ना, नहीं होगी। जी सर। तब आप क्या बताएंगे मम्मी से, मैं जो है तेल का और पानी का शेप पता कर रही थी। तो उस बात को मानेंगे नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। आप कहेंगे सर ने कहा था इसलिए गिरा दो, तो सर को फोन आ जाएगा। आप बच्चों को ऐसी बातें सिखाते हैं कि तेल को जमीन पे पलट दो। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो लिक्विड स्टेट है, इसके ये बहुत ही इसमें फ्लूडिटी होती है, जो ये बहाव होता है, बहने की सलाहियत होती है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लूडिटी, फ्लूइड, फ्लो कर सके उसे फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, ओके। वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहता है लिक्विड स्टेट में, शेप जो है लिक्विड का सेम नहीं रहता। ठीक है, और कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पलटे तो उसका शेप आसानी से और वो फ्लो कर जाता है। तो अब हमने इससे क्या देखा, इसमें 2 चीजें। हाँ, एक बात और है, एक्टिविटी 1.4 और 1.5 को देखें, हमने देखा कि सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड्स में। कैसे, नमक को आप पानी में डिफ्यूज कर दीजिए, है ना। जैसे कि जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, और साथ ही साथ जैसे आप पानी के अंदर देखते हैं, कोई पानी नमकीन होता है, कोई पानी गंदा होता है, साफ होता है, अलग अलग तरह का होता है ना पानी। गंदा क्यों होता है, उसमें गंदगी घुल जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों ही किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, किस में डिसॉल्व हो सकते हैं, लिक्विड में। अब आप कहेंगे सर मैंने लोहे को घुलते नहीं देखा, तो आपको पता होना चाहिए लोहे को पानी में डाल के कुछ दिन के लिए आप पानी में डालिए, उसके बाद कुछ दिन हवा में छोड़ दिए, वो अपने आप घुल जाएगा। क्या हो जाएगा उसमें, रस्टिंग हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी
बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, तो लेकिन ज्यादातर चीजें पानी में घुल सकती हैं, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। हम लोग उसकी तरफ अगले चैप्टर में पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अभी हमें ये जानना है कि लिक्विड क्या करता है, सॉलिड्स को और लिक्विड दोनों को अपने में घोल लेता है, जैसे कि, लेकिन आप बताइए क्या तेल और पानी आपस में घुल पाते हैं? नो नहीं सर। घुल पाते हैं। तेल ऊपर की तरफ तैरता रहता है क्योंकि वो पानी से हल्का होता है, ऊपर की तरफ मिक्स नहीं हो पाता। बहुत सी चीजें पानी में नहीं भी घुलती, ठीक है। चलिए, ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। अगर पानी में कोई चीज है तो उसको जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन ही चाहिए, ठीक है। कैसे लेगी वो? पानी में जब ऑक्सीजन घुली होती है तो वो उसको अल्लाह ताला ने उसके अंदर सिस्टम बनाया, उसी सिस्टम के तहत वो ऑक्सीजन को हासिल करती है। जैसे मछलियों के गिल्स बनाए, गिल्स समझते हैं? गलफड़, गलफड़ का क्या मतलब है? वो मुंह से पानी को उन्होंने अंदर लिया और गलफड़ में ऑक्सीजन ट्रैप हुई, क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया उसका, पानी से ऑक्सीजन खींच ली, बाकी पानी फेंक दिया उसने बाहर, ठीक है ना। यही तो होता है। आइडिया है कुछ आप लोगों को? अब आप कहेंगे मगरमच्छ कैसे सांस लेता, उसके तो गलफड़ नहीं होते। मगरमच्छ के नाक होती है, फेफड़े होते हैं, सभी कुछ होता है। तो वो पानी की सतह के ऊपर आ करके हवा से सांस ले लेता है, जस्ट लाइक व्हेल। इसीलिए मगरमच्छ को मछली नहीं कहा जाता, वो क्रोकोडाइल मछली नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले सकता। अगर लेगा तो क्या होगा? अभी आप लोग अंदाजा ही लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मगरमच्छ कैसे सांस लेता है। बहरहाल सुन लीजिए, वो काफी और बहुत ही खतरनाक जानवर होता है, दूर रहना बेहतर है ना। क्यों? एक पॉइंट की बात समझ लिए कि मगरमच्छ को अपना मुंह बंद रखने में बहुत परेशानी होती है, वो मुंह खुला रखना आसान होता है उसके लिए। इसीलिए जब मगरमच्छ को लोग पकड़ते हैं तो उसका मुंह दबाते हैं ताकि वो काबू में रहे। मैंने भी डिस्कवरी पे देखा, ठीक है। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैसे ब्रीथ करेंगे? जब पानी में, अगर आप सोचिए कि ऑक्सीजन ना घुली हो तो जितने जानवर जो मछली की कौम के हैं, पिसीज कहते हैं उनको, ठीक है, वो कैसे सांस ले पाएंगे, कैसे जिंदा रह पाएंगे? इवन की जो पेड़ पौधे भी होंगे अंदर जो नीचे पानी के होते हैं वो भी तो ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, या कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। दोनों ही चीजों में से एक चीज तो लेनी ही पड़ेगी उनको, है ना। तो फिर हम ये कंक्लूड क्या कर सकते हैं यहाँ पर? एक्वेटिक एनिमल्स घुली हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है। और सिर्फ मेंढक एक ऐसा जानवर है जो अपनी स्किन से भी सांस लेता है। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ पानी के अंदर कर पाते हैं क्योंकि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद है। Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquid। अब आप क्या नतीजा निकाल रहे हैं? आपने देखा शक्कर पानी में घुल गई और यहाँ तो सर कह रहे हैं ऑक्सीजन भी पानी में घुल गई। तो क्या क्या चीजें पानी में घुल गई, डिफ्यूज हो गई? सॉलिड्स और गैसेस दोनों ही लिक्विड में घुल सकती हैं। हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों ही पानी में, तीनों ही लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकती है। रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है, मतलब किस हिसाब से डिफ्यूज होगा लिक्विड ऑफ लिक्विड, इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। अब अगर लिक्विड में लिक्विड को घोलें तो बहुत तेज घुल जाएगा, जैसे डिटॉल को पानी में घोलिए बहुत तेज घुल जाएगा, और वहीं आप जब शक्कर को घोलेंगे तो टाइम लेगा थोड़ा, है ना, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। क्योंकि सॉलिड स्टेट में लिखा, सॉरी, हाँ लिक्विड स्टेट, सॉरी, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट particles move freely and have greater space between each other
एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है, तो इवन की जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसके अंदर डिफ्यूज होने के लिए थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अदर वर्ड्स में कहें तो वो ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से आसानी से मिक्सड अप हो जाते हैं। ओके, अब हम गैसियस स्टेट की तरफ पहुंचेंगे। रिकॉर्डिंग बंद है क्या? अब स्टार्ट कर दिया है। तो गैसियस स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे। अभी हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने जितनी जानकारी ली है वो ये था कि उसके अंदर वॉल्यूम, शेप और बाउंड्रीज तीनों चीजें डेफिनिट होती हैं। लिक्विड्स में वॉल्यूम तो डेफिनिट हो सकता है लेकिन शेप डेफिनिट नहीं होता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट। दूसरी बात है, लिक्विड की खूबी ये है इसमें डिफ्यूजिबिलिटी बहुत होती है, सॉलिड में नेग्लिजिबल डिफ्यूजिबिलिटी होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज्यादा। ठीक है, अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट, द मोस्ट अमेजिंग स्टेट ऑफ मैटर। यू कैन से, have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? आपने कभी देखा कि जो गुब्बारे बेचने आते हैं वो एक सिलेंडर लिए हुए होते हैं, उसमें से बहुत ज्यादा बलून्स भरते हैं हवा उसमें। इंक्वायर करें कि कितने बलून्स वो भर लेते होंगे एक सिलेंडर में, कभी आए तो पूछ के देखिएगा। ठीक है, और आप ये भी पता लगाइए कि कौन सी गैस उसमें भरते हैं। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा मौका मिले। ठीक, अब आप क्या करिए, एक एक्टिविटी करिए। एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, 100 ml सिरिंज ले लीजिए, उसकी नोजल को रबर से बंद, रबर कॉक से बंद कर दिए। नोजल का मतलब उसका नाक वाला हिस्सा, सुई का हिस्सा जो है, सुई हटा दीजिए उसकी सिरिंज की, और उसमें रबर कॉर्क से भर दें, जैसे यहाँ पर आगे देखिए रबर कॉक से भर दिया। नाउ पिस्टन को रिमूव कर दें सारी सिरिंज से, लीविंग वन सिरिंज अनटच, एक सिरिंज को छोड़ करके, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड। चार सिरिंज आपने ली, चार में से एक को तो छोड़ दीजिए, एक में क्या भरिए, सॉलिड, एक में सॉलिड को चॉक के टुकड़े भर दीजिए, एक में पानी भर दीजिए, और एक में एक को खाली रखिए। ठीक है, अब आप ये कर सकते हैं कि वैसलीन लगा सकते हैं पिस्टन्स पे ताकि वो आसानी से अंदर जा सके, स्मूथ मूवमेंट के लिए। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन। पिस्टन को पुश करके देखिए, पिस्टन को पुश कीजिए, किसमें, लिक्विड वाले में यानी वाटर वाले में, और चॉक वाले में, और जो जिसमें कुछ नहीं किया उसको, तीनों को। तो आप ये, अब आपके अपने ऑब्जर्वेशंस होंगे, ऑब्जर्वेशंस में क्या क्या होगा आप देखेंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो जिसमें आपने वाटर ड्रॉ किया था, भरा था, उसको जब आप पिस्टन को चलाएंगे तो कुछ हद तक पिस्टन मूव करेगा। ठीक है, और जब आप चौक वाले हिस्से को, चौक जिसमें भरी है आपने, उसको आप दबाएंगे तो लिक्विड से और कम मूव करेगा पिस्टन। लेकिन जब आप ऐसे सिरिंज को जिसमें कुछ भी आपने नहीं भरा था, ठीक है, तो उसमें जब कुछ नहीं भरा है तो क्या है, उसमें एयर है, तो जब आप उसको पुश करेंगे, ठीक है, दबाएंगे, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा मूवमेंट उसी में होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा मूवमेंट पता चलेगा। ठीक है, यानी जिसमें कुछ नहीं भरा है उसका पिस्टन जब आप पुश करेंगे तो ज्यादा, तभी। यानी अब इससे एक चीज पता चलती है, पहले तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि लिक्विड वाली सिरिंज का जो पिस्टन है वो कम मूव किया, सॉलिड का और कम किया, लेकिन जो खाली था वो सबसे ज्यादा मूव किया। अब फिर आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे, अब इसका मतलब ये है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनको सबसे कम कंप्रेस किया जा सकता है, लिक्विड को सॉलिड के मुकाबले ज्यादा, और गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा दबा करके, प्रेशराइज करके हम
कि इसको भर सकते हैं। ठीक है, अब we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids। हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। इसका एक एग्जांपल सुनिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो हमारे घर में इस्तेमाल होती है, उस सिलेंडर में करीब 14.5 किलो गैस आती है। ठीक है, दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग। और द ऑक्सीजन सप्लाई जो हॉस्पिटल्स में होती है वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है। जो कंप्रेस नेचुरल गैस है सीएनजी, इसको यूज करते हैं फ्यूल की तरह। हम किसमें, आजकल जो है देखते हैं नहीं, गैस वाली गाड़ियां चलने लगी सीएनजी वाली। तो इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम जो गैस के हैं उनको एक छोटे सिलेंडर में भर करके आप एक से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, we come to know that of what is being cooked in the kitchen without even entering it। अब आपको खाना अगर भूख लगी है तो आपको किचन से स्मेल जरूर लगेगी, खुशबू जरूर महसूस होगी अगर आपको भूख लगी है तो। बाय द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रिल, जो हमारे नाक में घुसती है स्मेल। हाउ डज दिस स्मेल रीचेज, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि वो स्मेल हम तक आ ही क्यों रही है, कैसे आ रही है। तो इसका जवाब है कि पार्टिकल्स जो हैं, द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन। एरोमा कहते हैं खुशबू को। ठीक है, खाने की जो खुशबू है वो मिक्स होती है एयर के पार्टिकल्स के साथ किचन से और बाहर तक फैलती है और हम तक भी पहुंचती है और कभी कभी मोहल्ले तक पहुंच जाती है। बिरयानी पकवाई है घर पे तो ठीक है, लोग पूछने अड़ोस पड़ोस वाले जरूर आ जाते हैं, नहीं तो बाहर से खड़े क्या खुशबू आ रही है, लग रहा आज बिरयानी पक रही है। आप भी कभी कभी ऐसा करते होंगे। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो एरोमा है यानी खुशबू है खाने की, ठीक है, और क्योंकि गर्म होता है खाना तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज्यादा हो जाती है तो वो जल्दी पहुंचती है। ठंडे खाने की स्मेल नहीं पहुंचेगी, उसके नजदीक जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन शादी में बावर्ची बहुत चालाक होते हैं, वो तो उसको ढक ढुक के रखते हैं कि खुशबू बाहर ज्यादा ना फैलने पाए। ये भी बात है। फिर भी आपको स्मेल समझ में आ जाएगी अरोमा इसकी। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। कुछ ही सेकंड लगेंगे कि गर्म पका हुआ खाना जो है आपका, उसकी स्मेल आपको जरूर महसूस होगी। कंपेयर कीजिए इसको किससे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स के मुकाबले, है ना। अब आप देखिए, अगर पानी गर्म है तो जब धुआं बनता है तो वो धुएं की वजह से वो स्मेल आप तक पहुंचती है। अब अगर आप किसी चीज को पानी में घोलेंगे तो उसकी स्मेल हमें देर में लगेगी, घोलना पड़ेगा तब। ठीक है, सॉलिड पे तो और भी टाइम लगेगा कि डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड्स में बहुत ही कम होती है, लिक्विड्स में सॉलिड के मुकाबले ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। दो चीजें हैं गैसेस स्टेट में, स्पेसेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है और स्पीड बहुत तेज है पार्टिकल्स की। तो gases show the property of diffusing very fast into other gases. That's why they diffuse with other gases so fast. ठीक है, अब गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। पार्टिकल्स जो है वो रैंडम इधर उधर टकराते हुए घूमते रहते हैं बहुत तेज स्पीड में। इस रैंडम मूवमेंट की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करते हैं, कोलाइड करते हैं, एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल पे भी हिट करते हैं तेजी से। जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, जो प्रेशर उन पर एक्सर्ट होता है गैस पे, तो इसी फोर्स की वजह से गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स
exerted by gas particles per unit area on the walls of the container। ये जो प्रेशर क्रिएट होता है पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है गैस के पार्टिकल्स, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि सॉलिड स्टेट में जो अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, देखिए आपस में बहुत कम गैप्स हैं। ठीक है, ये जो ब्लैक ब्लैक हैं ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं। लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा ज्यादा स्पेसेस हैं और गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स, अब आप ये भी समझ लीजिए, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं। अब फिर से डिफाइन करें, सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में बेहद है। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम सॉलिड के मुकाबले, और गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल या बहुत ही कम। दूसरी बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसियस स्टेट में सबसे ज्यादा, लिक्विड स्टेट में गैस से कम, और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। ठीक है, ओके, मैग्निफाइड पिक्चर बना दी थी इन्होंने। Now we are talking about, now there are some questions, इन questions को हमें देखना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे। अभी ये आगे यहाँ पर मैटर स्टेट अपनी चेंज कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन चलते हैं। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करके देखिएगा, नहीं होता तो डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, हम लोग चेंज ऑफ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं आप मैटर की। हमें ये पता है कि वाटर जो है एक अजूबी चीज है जो मैटर की तीनों स्टेट में पाया जाता है। अहमद उबैदुल्लाह बताइए, वाटर सॉलिड स्टेट में क्या कहलाता है? सर आइस। गुड। और गैसियस स्टेट में? द वेपर। वाटर वेपर। ठीक है, तो ये जो है वाटर आपको पता है कि तीनों स्टेट्स में पाया जाता है। What happens inside the matter during this change of state? अब एक सवाल ये उठता है कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सकता है, लेकिन फिर होता क्या क्या चेंज है ये हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहला क्या सवाल है, What happens inside the matter during this change of state? स्टेट जब चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो मैटर के अंदर क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के अंदर क्या हो रहा होता है स्टेट चेंज के वक्त, और कैसे स्टेट चेंज होती है। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, उसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बदले तो उसका मैटर की स्टेट पर क्या फर्क पड़ता है? 150 ग्राम आइस ले लीजिए करीब एक बीकर में, और उसको आप लेबोरेटरी थर्मामीटर उसके अंदर लगाइए, और ठीक है इस तरह से अपैरेटस सेट करें, तो आप ये महसूस करेंगे। अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं भी हैं तो आप इसको जनरली कर सकते हैं, गैस को लेकर, गैस थोड़े बर्फ के टुकड़े लेकर के किसी छोटे से बाउल में गर्म कीजिए। जब आप उसको पहले छुएंगे तो वो ठंडा लगेगा, ठीक है, जब केयरफुली छुइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्मामीटर वगैरह लगाया, अपैरेटस इस तरह सेट किया, आइस को देखा, बीकर, बर्नर सब आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट टाइम थर्मामीटर को चेक किया, ग्लास स्टीरर, ग्लास स्टीरर क्या करता है, घोलने का काम करता है। ठीक है, बीकर में वाटर, फिर कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर। वी आर डिस्कसिंग टू स्टेट्स, पहले आइस से हम यानी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, और लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट यानी गैसियस स्टेट की तरफ जा रहे हैं इन दो फिगर्स में। ठीक है, तो अब ये देखिए, हीट करना शुरू करें तो आप क्या करेंगे, लो फ्लेम पे पहले जो है बर्नर को ऑन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे। टेम्परेचर नोट करिए, उस वक्त तक करिए, उस वक्त भी चेंज करिए जब वो ऑल द आइस, मतलब टेम्परेचर लगा रहने दीजिए। देखिए कि बर्फ से
पानी बनने में टेम्परेचर में कोई बदलाव आ रहा है? जब सारा बर्फ पानी बन जाए उस वक्त का टेम्परेचर नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ग्लास रॉड बीकर में डालिए, ठीक है, और फिर उसको हिलाते रहिए, हिलाते रहते गर्म करते रहिए, बॉईल करने लगे पानी। तो आप उसको हिलाते रहेंगे और पानी को गर्म करते 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 यहां तक गर्म कीजिए कि वो बॉईल करने लगे। देन फिर केयरफुल आए थर्मोमीटर पर रखिए, रीडिंग लीजिए उसकी टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज वेपराइज्ड, जब तक कि तकरीबन सारा पानी, ज्यादातर पानी वेपर में ना बदल जाए। फिर रिकॉर्ड कीजिए ऑब्जर्वेशन को और कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट, उसमें क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड हुआ वो सब चीजें नोट कीजिए। देखिए उम्मीद है कि नतीजा बुक के नतीजे की तरह होगा, जब जैसे यहाँ पर बताया गया है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड्स का तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो बढ़ जाती। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मूवमेंट वो बढ़ जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। तो क्या करते हैं पार्टिकल्स, फिर तेज स्पीड से चलने लगते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये गर्मी की वजह से जो हीट जो है एनर्जी सप्लाई करती है, उससे क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगा हुआ है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम कर लेते हैं, हरा देती है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, पार्टिकल्स अपनी फिक्स पोजीशंस को छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं मूव करना फ्रीली। एक स्टेज पहुंचती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है पूरी तरह और कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। ये जो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ये बताता है कि उसके पार्टिकल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज्यादा रखे थे, ठीक है। 10 जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है 273.15 केल्विन है, ठीक है। केल्विन एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273.15 केल्विन 15 केल्विन होती है। कन्वीनियंस के लिए हम 273 के ही लेते हैं, सिर्फ राउंड ऑफ कर देते हैं डेसिमल को, ठीक है। तो टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है अगर आपको, तो क्या करेंगे, जितने सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए, नीचे बताया गया था, तो आप याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का 273.15 केल्विन है। जो प्रोसेस है मेल्टिंग का, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम फ्यूजन भी कहते हैं। याद रखिएगा, फ्यूजन। फ्यूजन क्या है? मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। When a solid melts, the temperature remains the same. लेकिन जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है। तो फिर हीट एनर्जी कहां जाती है? जब आप देखेंगे आइस पिघलना शुरू करती है, जब तक पूरी आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाती, टेम्परेचर में थर्मामीटर में बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो हम हीट दे रहे थे वो जा कहां रही है, अब ये भी समझ लीजिए। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker. That is, we continue to, हम लोग हीट सप्लाई इसको करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। The heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction. ये जो हम उसको हीट सप्लाई करते रहे, टेम्परेचर नहीं बदला, तो उस हीट ने क्या करा, वो हीट कहां खर्च हुई? जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में था उसको हराने के लिए या उसको खत्म करने में वो सारी एनर्जी खर्च हुई। As this heat energy is absorbed by ice without showing any change rise in temperature, इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि gets hidden into contents। अब वो जो हीट टेम्परेचर मतलब आपका स्टेट चेंज हो गया,
लेकिन हीट तो उसके अंदर ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो है वो बीकर के कंटेंट में वो हीट छुपी हुई है और इसको लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट, एक एक टर्म को बहुत गौर से समझिए। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी प्रेशर में चेंज ना हो, at its melting point is known as the latent heat of fusion. Latent heat of fusion. 1 किलो कोई सॉलिड को पिघलाने में, मेल्ट करने में, ठीक है, लिक्विड बनाने में जितनी हीट खर्च होती है उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो पार्टिकल्स वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी 273 केल्विन पे हैं, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 डिग्री पर जो बर्फ के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर मौजूद है तो। व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल्स वो स्टार्ट हो जाते हैं और तेज चलना शुरू कर देते हैं। एक खास टेम्परेचर आता है, अ पॉइंट is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction। एक टाइम पे एनर्जी इतनी आ जाती है कि वो अट्रैक्शन के फोर्सेस को छोड़ करके क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, start changing into, and then at this temperature the liquid starts changing into gas। जो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड स्टार्ट कर देता है बॉयल होना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी प्रेशर में चेंज ना हो, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज अ बल्क फेनोमेना। बल्क फेनोमेना, इकट्ठा बहुत सारा। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। जो पार्टिकल्स हैं बल्क में, इतना सारा लिक्विड है उसमें से कुछ पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। वाटर के मामले में ये एनर्जी, ये बॉइलिंग पॉइंट उसका 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स जो स्टीम के होते हैं, दैट इज वाटर वेपर जो होती है, हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अगर 100 डिग्री टेम्परेचर पर वो पानी हो, उसमें भाप ना बन रही हो, तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी कम होगी, जबकि बॉइलिंग वाटर यानी स्टीम में ज्यादा एनर्जी होगी। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से। वो अपने आप में बंधन तोड़ के स्टेट चेंज करना चाहते हैं, इसलिए उनके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है, जबकि 100 डिग्री पर अगर वाटर होगा तो वो स्टेट नहीं बदल रहा है, इसलिए उसके अंदर एनर्जी एज कंपेयर टू स्टीम कम होगी। ठीक है, चलिए सॉलिड स्टेट को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, और लिक्विड स्टेट को अगर और हीट देंगे तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। अब गैसियस स्टेट को अगर कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड स्टेट में पहुंचेगा, और लिक्विड को कूल डाउन करेंगे तो सॉलिड स्टेट में पहुंच सकता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर में बदलाव की वजह से ये पॉसिबिलिटी पैदा होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। लेकिन कुछ ऐसा भी मसला है, ये भी मतलब आप ये मत समझिए कि आखिरी बात है, बट देयर आर सम दैट चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सॉलिड से सीधे ही वो गैसियस स्टेट में पहुंच जाते हैं और वाइस वर्सा, और गैसियस स्टेट से सीधे सॉलिड बन जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ओके, तो फिर क्या करेंगे, अब देखिए एक एक्टिविटी के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ कैम्फर, काफूर या अमोनियम क्लोराइड ले लीजिए, उसको क्रश कीजिए और चाइना डिश में रखिए, इन्वर्टेड फनेल उसके ऊपर रख दीजिए उल्टी की हुई, और उसके कॉटन प्लग लगा दीजिए ऊपर। प्लग का मतलब क्या है कि कॉटन से रुई भर दीजिए, बंद हो जाए वो। ठीक है, फिर क्या होगा, हीट करना शुरू कीजिए, थोड़ा सा हीट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड की वेपर्स ऊपर उठने लगेंगी। ठीक है, और क्या होगा, वो फनेल के ऊपर जाकर के चिपकेंगे। यहां पर हीट इसको ज्यादा मिली, ठीक है, वेपर बना, और वेपर जब कूल डाउन हुआ
वहीं के वहीं लिक्विड स्टेट में बदले बगैर। देखिए ऊपर फनल में टेम्परेचर कम है, नीचे ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर से वो वेपराइज हुआ, वेपर से सीधे सॉलिड स्टेट में सॉलिडिफाइड हो गया। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इसको कहते हैं सब्लिमेशन। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है।